बालमपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी और बड़े बेटा के साथ रहा करता था और वह अपनी ज़मीन पर खेती करके अपना घर का खर्चा चलाया करता था और अपने छोटे बेटे को शहर में पढ़ा रहा था, क्योंकि गोपाल को छोटेपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी और वहीं चंदू को शहर में रहना पसंद नहीं था। इसलिए वह कोई भी काम नहीं करता था, बस गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। अजी क्या हुआ जी? आप सेठ जी के यहाँ अनाज बेचने गए थे, आप वापस ऐसे ही लौट आए, क्या हुआ है? और अनाज क्यों नहीं बेचा? अरे चमेली, गया तो मैं अनाज को बेचने ही था, लेकिन सेठ जी के हालात का तो तुम्हें पता ही है। जब उसकी मर्जी होती है जभी वह दुकान खोलता है। मेरे साथ भी बाकी किसानों को अपना अनाज वापस लेके घर आना पड़ा। हाँ, उसके पास वैसे भी पैसे की कमी नहीं है, इसलिए वह वैसे भी अपनी मर्जी से ही दुकान खोलता है और आसपास में कोई और अनाज लेने वाला भी तो नहीं है। वह इसी बात का फायदा उठाता है और इसलिए वह घमंडी बन गया है। अरे चमेली, वह घमंडी नहीं है, वह गांव के चालाक मुखिया के साथ रहकर गांव के भोले भाले किसानों को लूटने का काम किया करता है, इसलिए उसे दुकान खोलने का समय ही नहीं मिलता है। हाँ, ये तो अपनी ही किस्मत है जो हम इस गांव में रहते हैं और गांव में इसमें कोई और फसल लेने वाला भी तो नहीं है। क्या पता कल भी दुकान खोलेगा या नहीं। अच्छा तो सुनिए, ये फसल बेचकर अपने और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेके आना, और आज शाम को तो अपना छोटा बेटा गोपाल भी आ रहा है, इसलिए आप कल चले जाना उस सेठ जी के पास। अरे नहीं, मैं कल भी नहीं जाऊंगा, क्या पता वह कल भी दुकान खोलेगा या नहीं। जब अपने आस पड़ोस के किसान उसके पास फसल बेचने जाएंगे तो मैं उनसे पता कर लूँगा और फिर मैं भी चला जाऊँगा। फिर गोपाल शहर से गांव में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अरे रामू काका, क्या हाल है और आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक है, तू बता शहर से कब आया है? अरे काका, मैं शहर से ही तो आ रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा, जाओ तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर गोपाल वहां से अपने घर चला जाता है। माँ, पिताजी, मैं शहर से आ गया हूँ। आओ बेटा आओ, और कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, आप दोनों बताइए, आप दोनों कैसे हो? और भैया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? अरे बेटा, हम दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं और तुम्हारा बड़ा भैया यही गांव में घूम रहा होगा और अपने दोस्तों के साथ। अरे पिताजी, मैं इतने सालों बाद गांव में आया हूँ, लेकिन हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं बदला है और अपना गांव तो वैसा का वैसा ही है। और अपने गांव का विकास क्यों नहीं हुआ है पिताजी? अरे बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सेठ शंकर लाल के साथ मिलकर गांव के भोले भाले किसानों को दोनों मिलकर लूट लेते हैं। अब मुझे ही देखो, मैं 2 दिन से अपनी फसल लेकर सेठ जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसकी दुकान तो हमेशा बंद ही रहती है। गांव में केवल वही है जो फसल लेता है, और वो भी कल दुकान खोलेगा या नहीं ये तो किसी को भी नहीं पता है। ऐसे में तुम ही बताओ, अपने गांव का विकास कैसे होगा? अच्छा, तो ये बात है, कोई बात नहीं पिताजी, कल मैं फसल को लेके सेठ जी के पास बेचने के लिए जाऊंगा। फिर सुबह होने के बाद गोपाल अपनी फसल को लेके सेठ जी के पास चला जाता है। राम राम सेठ जी, मैं अपनी फसल को बेचने के लिए आया हूँ। हाँ, बेच दो, किसने मना किया है? तो सेठ जी, आप फसल को किस भाव ले रहे हो? 500 रुपए में 1 बोरी लूंगा। क्या सेठ जी, केवल 500 रुपए ही? और शहर में तो इस बोरी के 1500 रुपया दे देते हैं। देखो, मैं तो इस बोरी के तुम्हें केवल 500 रुपए ही दूंगा। अगर तुम्हें बेचना है तो बेचो, वरना अपनी फसल को लेके यहाँ से चले जाओ।
मैं 500 रुपये में आपको बोरी नहीं देने वाला हूँ। इससे अच्छा तो मैं इस फसल को लेकर शहर ही चला जाऊंगा। फिर ऐसा कहकर गोपाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुंचकर गोपाल अपनी फसल को बेच देता है। अरे सेठ शंकर लाल तो गांव वालों को कितना ठग रहा है। वो बेचारे गांव वालों से 500 रुपये में बोरी ले लेता है और शहर में उसे 2000 की बेच देता है। बेचारे किसानों की तो इसमें मजदूरी भी नहीं निकल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर गोपाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर गोपाल अपने पिताजी को सारी बातें बता देता है। पिताजी, आज से मैं इन गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आज से मैं इन सभी किसानों की फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही गोपाल सभी किसानों की फसल को ले जाकर शहर में बेच देता है और धीरे धीरे सभी गांव वाले सेठ को अपनी फसल देना बंद कर देते हैं। इस बात से सेठ शंकर लाल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने आदमियों के साथ हरिया के घर जाता है। देख हरिया, तेरा बेटा अभी अभी शहर से आया है और तू उसे समझा दे वो मेरे काम को चौपट नहीं करे और उसके लिए और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है मालिक, आप जैसा कहो मैं आज ही उसे समझा दूंगा। वह अभी नादान है और अभी उसे अपने गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। और फिर शाम होने पर गोपाल अपने घर को आता है। अरे बेटा गोपाल, आज सेठ शंकर लाल हमारे घर आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है और मैं तुझे समझा दूं। अरे पिताजी, उसे धमकी देने दीजिए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तभी वहाँ रामू काका आ जाते हैं। अरे गोपाल बेटा, मेरी मदद करो मेरी। अरे क्या हुआ है काका, बताओ मुझे क्या हुआ है। अरे बेटा, आज शंकर लाल सेठ मेरे घर अपने आदमियों के साथ आया था और मुझसे कह रहा था उसने सरकार से मेरा घर खरीद लिया है, जबकि वह घर तो मुझे सरकार ने ही दिया था और सरकार मुझे बिना बताए मेरा घर सेठ शंकर लाल को कैसे दे सकती है। वो कहकर गया है अगर मैंने इस घर को खाली नहीं करा तो वो मेरा सारा सामान घर से बाहर फेंक देगा। बेटा, अब तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। गोपाल बेटा, मैं बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। अरे हाँ काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। चलो पहले सेठ शंकर लाल के यहाँ पर चलते हैं। लेकिन सेठ शंकर लाल के साथ गांव का पहले से ही मुखिया था। अरे सेठ जी से गोपाल, मैं तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा था और तू कब आएगा और देख तू आ भी गया, क्योंकि मुझे पता था ये भिखारी तेरे से मदद मांगने जरूर जाएगा। सेठ जी, मैं ये तुम्हारी फालतू की बातें यहाँ सुनने नहीं आया हूँ और मुझे वह कागज दिखाइए जो रामू काका के घर को तुम्हारे लिए सरकार ने बेचा है। मैं भी तो देखूं सरकार ने तुम्हें रामू काका का घर कितने पैसे में बेचा है। गोपाल की यह बात सुनकर सेठ जी थोड़ा सा घबरा जाता है और वह कागज गोपाल को दिखा देता है। अरे सेठ जी, ये तो फर्जी कागज है, आपको थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती है? क्यों बेचारे तुम भोले भाले लोगों को लूट रहे हो। और मुखिया जी, आपने सेठ जी को ये नहीं बताया किसी भी गरीब आदमी को सरकार घर रहने के लिए देती है और वह किसी भी हालत में उस घर को वापस नहीं लेती है और ना ही किसी को बेचती है। अरे डरिए मत काका, ये अपने गांव के मुखिया जी और सेठ जी की मिली हुई भगत है। देखो गोपाल, तुम जब से आए हो ना, हम लोगों का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे हो। तुम वापस शहर चले जाओ, वही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे मुखिया जी, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ।
और मुखिया जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए, तुम इस गांव के मुखिया हो और फिर भी तुम ऐसे मक्कार आदमी का साथ दे रहे हो। और मुखिया जी, आप पूरे गांव को धोखे में रख रहे हो और आप अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे मैं ये सब समझ गया हूँ गोपाल, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम इस गांव के मुखिया बनना चाहते हो ना, इसलिए। लेकिन तुम ध्यान रखना, मेरे होते हुए मैं इस गांव का मुखिया नहीं बनने दूंगा। मुखिया जी, मुझे गांव का मुखिया बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने गांव वालों के ऊपर ऐसा अत्याचार होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर रामू काका और गोपाल वहाँ से चले जाते हैं। अरे मुखिया जी, इस गोपाल का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन वह दिन दूर नहीं जो हम दोनों को रोड पे कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। अरे हाँ शंकर लाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब से ये लड़का यहाँ आया है ना, और इसने तो हमारी नाक में दम ही कर रखा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये है पूरा गांव अनपढ़ और गंवार है ना, और अनपढ़ गंवार लोगों को भड़काना तो बड़ा ही आसान होता है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो हमारे रास्ते का कांटा हट जाएगा। फिर मुखिया अपनी सारी बातें सेठ शंकर लाल को बता देता है। अरे सुनो गोपाल, मैं अब सुधर गया हूँ और मैं इस गांव में किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दूंगा, और मैं इस काम की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अरे लेकिन मुखिया जी, मैं तो कुछ समझा ही नहीं हूँ। अरे गोपाल, मैं आज से तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम सभी गांव वालों के लिए भोजन का इंतजाम करो और जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन कराओ, और यह सारा पैसा मैं दूंगा। अरे सेठ जी, मुझे यह बात जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और आप सुधर गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस काम को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करूंगा और मुझे गांव वालों की मदद कर बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मुखिया ने बहुत सारे पैसे गोपाल को दे दिए और शहर से खाना लाकर सभी गांव वालों को बांट दिया, और जैसे ही गांव वालों ने वह खाना खाया, वह सभी बीमार पड़ने लगे और फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गोपाल के पास जाते हैं और गांव का मुखिया और सेठ भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे गांव वालों, तुमने देख लिया ना, यह गोपाल तुम्हारे लिए शहर से खराब खाना लेके आया है और जिनको खाकर तुम सभी बीमार पड़े हो, और अब तुम सबको यह विश्वास हो गया है ना, यह गोपाल तुम्हारा भला नहीं चाहता है और यह एक धोखेबाज लड़का है। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, यूँ ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी बात नहीं है। और आप ही बताओ, मैं ऐसा गांव वालों के साथ क्यों करूँगा? क्योंकि गोपाल, तुम्हें मुखिया जी ने बहुत सारे पैसे दिए थे और तुमने वह सारे पैसे खुद रख लिए हैं, और थोड़े से पैसों से तुमने शहर जाकर खराब खाना इन लोगों को लाकर दे दिया है। अरे गांव वालों, तुम सबको पता है ना, सेठ जी ने इस गोपाल को बहुत सारे मेरे सामने पैसे दिए थे और पूरा गांव अपना भोजन सुबह शाम का आराम से कर सकता है। अरे ये मेरे बेटे के ऊपर झूठा आरोप है। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है और तुम मेरे बेटे के ऊपर ही शक कर रहे हो। अरे गांव वालों, समझ जाओ, अभी भी समय है, वरना ये गोपाल पूरे गांव का मुखिया बन जाएगा। अगर ये गोपाल इस गांव का मुखिया बन गया तो तुम समझ भी नहीं सकते हो इस गांव का क्या करेगा। अरे मुखिया जी, इस गोपाल को तो आज ही पुलिस के हवाले कर दीजिए और इसे तो उम्र कैद की सजा भी होनी चाहिए। सभी गांव वाले मिलकर गोपाल को पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं। फिर गोपाल पुलिस वाले से कहता है, अरे सर, मेरी बातों का विश्वास कीजिए और मेरे साथ धोखा हुआ है और मुखिया ने मेरे साथ चालाकी करी है और मुझे बड़े साहब जी से बात करनी है। अरे तुम झूठ मत बोलो, ये खराब खाना तुम्ही ने तो खिलाया था। कुछ पैसों के लिए तुमने सारे गांव वालों की जिंदगी दांव पे लगा दी थी और इंस्पेक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। इतना बोलकर कांस्टेबल वहां से चला जाता है। तभी वह मुखिया और सेठ जी वहां पहुंच जाते हैं। अरे गोपाल, क्या हाल है?
बड़ा मजा आ रहा था ना तुम्हें गांव वालों की सेवा करने में। और देख लो गोपाल, गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी कैसी मदद करी है और क्या क्या है तुम्हारे साथ गोपाल गांव वालों ने। अगर तू हमसे हाथ मिला लेता तू पैसे में खेलता, अब तो तेरी सारी जिंदगी जेल में ही कटेगी। अरे मुखिया जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई है, गोपाल तो शहर से अच्छा खाना लेकर आया था और उस भोजन को खाकर गांव वाले बीमार कैसे पड़ गए हैं। अरे राजनीति इसे ही तो कहते हैं, अभी तुझे राजनीति के बारे में पता ही नहीं है। अरे ज्यादा कुछ नहीं, खाने में केवल थोड़ी सी पेट खराब होने वाली दवाई मिला ली थी। और तुम्हें पता है गोपाल, उस खाने में पेट खराब होने वाली दवाई किसने मिलाई थी? अरे वो चंदन, जरा इधर तो आना। अरे उस खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मैंने ही तो मिलाई थी। अरे भैया, मुझे मेरे कानों पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। और आप तो मेरे बड़े भाई हो, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब से तू इस गांव में आया है ना, माँ और पिताजी सिर्फ तेरी ही तारीफ करते हैं और मेरे से हर वक्त कहते रहते हैं, अपने भाई छोटे से कुछ सीखो, गोपाल से कुछ सीखो। अरे मैं तुझसे क्या सीखूं? और वही गांव वाले सब मुझे बुरा भला कहते हैं। और ऐसे ही कुछ समय बाद तू गांव का मुखिया बन जाता तो मैं तो कुत्ते की तरह ही रह जाता। वो तो भला हो सेठ जी और मुखिया जी का, जो सही समय पे इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या हुआ है गोपाल, भलाई का फल मिल गया ना तुझे? अरे चलो भाई यहाँ से, हम सब यहाँ से चलते हैं। अब इसके साथ जो करेगी अब पुलिस ही करेगी। ऐसा कहकर वह सब लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद थाने का इंस्पेक्टर वहां आ जाता है। अरे भाई मुकेश, तुम इंस्पेक्टर बन गए हो? अरे भाई, तुम्हारे ऊपर तो बहुत ही बड़ा आरोप लगा हुआ है। अरे मेरी बात का विश्वास करो मुकेश, क्या मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? और तुम तो मेरे साथ काफी साल शहर में पड़े हुए हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हाँ गोपाल, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हो। फिर गोपाल इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है। अरे गोपाल, जब ऐसी ही बात है तो तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही जेल से चले जाओगे। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर अपना फोन उठाकर उसमें हुई सारी रिकॉर्डिंग सुन लेता है। सेठ जी और मुखिया की सारी बातें उस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने गोपाल को तुरंत ही रिहा कर दिया। अरे मेरी तो आदत है गोपाल, जब भी मैं थाने से कहीं जाता हूँ ना, अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके चला जाता हूँ, ताकि मैं थाने में हो रही अपने पुलिस कर्मियों की बातें सुन सकूं। कोई कहीं किसी से रिश्वत तो नहीं ले रहा है। मेरी इस आदत की वजह से आप तुम्हारी जान बच गई है। फिर इंस्पेक्टर ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गोपाल को उस गांव का मुखिया बना दिया था। तो फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से क्या सीखा? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।